हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मुझसे। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बातें करते हैं। एग्जाम के पार्ट पे जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग टॉपिक वाइज प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। चाहे कोई स्टैटिक जीके का पार्ट हो, चाहे बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट हो, सेशन लेके आते हैं। ठीक है, आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रीजनिंग के पार्ट पे लॉजिकल रीजनिंग। कुछ लोग इसको एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, अब देखा होगा आपने आज के टाइम में ये जो टॉपिक है आपका, ये स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी, जो भी एग्जाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। चाहे वो वीडियो का हो, लास्ट टाइम देखा गया था 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में पूछे गए थे। बैंकिंग का तो फेवरेट क्वेश्चन है ही, बैंक में तो पूछा ही जाता है। एसएससी में 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है इस पार्ट से। तो ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पार्ट पे, कैट मैट की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पार्ट पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, रीजनिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग इज आवर लाइफ। रीजनिंग हमारा जीवन है, जिंदगी है, जीने का तरीका सलीका सिखाता है जो आपका रीजनिंग है। तो इसलिए डरने की इससे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं चूंकि ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है कि जो पार्ट में लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए, कुछ बच्चों का बड़ा डाउट होता है इस पार्ट पे, लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग जिसे हम लोग कहते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं इस बार। तो आज मैं आपको कह सकते हो पोस्टमार्टम कर दूंगा इस टॉपिक का। मैंने बहुत आसान भाषा में स्लाइड प्रिपेयर किया है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए, नहीं दोनों बाइलिंगुअल मैंने जो है स्लाइड प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। चूंकि मैं देखता हूँ अक्सर रिक्वायरमेंट होता है सर हिंदी में बताइए या कुछ लोग इंग्लिश में बताइए। तो हालांकि मैं डिस्कस करता हूँ इंग्लिश में टॉपिक, लेकिन कह सकते हो कुछ लोग मुझसे इस वजह से भागते हैं, मैंने देखा है, या मतलब कह सकते हो वो उनको थोड़ा हेजिटेशन होता है सर अभी चीज़ों को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल डोंट वरी, मैं यहाँ पे टॉपिक जो डिस्कस करूंगा वो बाइलिंगुअल डिस्कस करता हूँ, इंग्लिश भी हिंदी भी, तो इसलिए डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अक्सर मैंने ये फील किया है, कह सकते हो कि हिंदी वालों को लगता है सर इंग्लिश में ही डिस्कस करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में ही बात कर रहा हूँ ना, इंग्लिश में तो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम लोगों को देखना होगा, जो हम लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग चलना होगा। भाई सीधी सी बात मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो स्मार्टफोन तो हिंदी में यूज़ नहीं करते हैं, स्मार्टफोन तो इंग्लिश में यूज़ करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारे लिए अच्छा है उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब जो जिसे इंजॉयमेंट हो रहा है, जिसे इंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, बट जो पढ़ाई के पार्ट पे या ऐसे पार्ट पे तो सब कहते हैं नहीं यार इसको हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे, मैंने देखा है अक्सर ये। तो भैया इसको भी एक्सेप्ट करिए, अडॉप्ट करिए। खैर एग्जाम के पार्ट पे तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ हमारे लाइफ के पार्ट पे भी इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहता, आप हिंदी को हम प्रमोट करते हैं, हिंदी ही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम लोगों को साम दाम दंड भेद क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, इसको तीनों नाम से हम लोग बोलते हैं। वैसे तो रीजनिंग पूरा ही लॉजिकल रीजनिंग होता है। फिलहाल इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एनालिटिकल पार्ट है या क्रिटिकल पार्ट है, जिससे लोगों को कह सकते हो बड़ी दिक्कत होती है। सर इसमें तो लगता है, सर एक्चुअली क्या होता है ना कि इसमें लगता है ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। हम लोगों को लगता है कि इसका जो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें लगता है यार दोनों सही होगा, तीनों सही होगा, जो भी ऑप्शंस दिए गए होते हैं, है ना, ये चीज लगता है। बट ऐसा होता है नहीं, जो हमें लगता है जरूरी नहीं जो हमें लगे ऐसा हो। तो मैं कुछ इसके ट्रिक, इसके कुछ रूल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। स्लाइड मैंने तैयार किया है, बड़ा टाइम लगा है इसमें। आई थिंक मैं आपसे बताऊं तो अप्रॉक्स जो है 3.5-4 घंटे स्लाइड को प्रिपेयर करने में लगा है, क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज में जो है प्रिपेयर किया स्लाइड। तो आपके सामने सब कुछ अभी दिखेगा अच्छे से। बस आप कंसंट्रेट होकर क्लास अटेंड करिए, लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक अगर बने नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आज के बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट पे, एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट पे, क्रिटिकल रीजनिंग के पार्ट पे जो भी सेशन में लाऊंगा वो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं यहाँ पे। बाकी आप लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग को हम लोग तर्क कहते हैं, विश्लेषणात्मक तर्क की बात करते हैं यहाँ पे। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालाइज करना, एनालिसिस करना। मतलब हम लोग किसी भी, अब यहाँ पे देखो होता क्या एक्चुअली, ये एक्चुअली ऐसा टॉपिक है जो कह सकते हो रियल लाइफ से रिलेट करता है, बट हमें जो जो हमें लगता है ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व जब करते हैं तो हम लोग खुद अपने ऊपर यानी खुद सोच लेते हैं हम लोग कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमको सोचना क्या है, हमको सोचना है जिस बंदे ने स्टेटमेंट दिया है हमें उस बंदे को अपने आप को कंसीडर करके सोचना है। मतलब जिस स्पीकर ने जो बात बोली है उस स्पीकर को अपने आप को एज्यूम करना होगा, समझना होगा, तब हम जो है क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे,
टैकल कर पाएंगे। फिलहाल देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें क्या हैं, पहले तो जान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग में हमें कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं। जान लीजिए बैंकिंग पार्ट, एसएससी के पार्ट और जो भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, पहला आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, उसके बाद आपका है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद है आपका स्टेटमेंट एंड इफेक्ट, उसके बाद है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये आपका है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को इसका हिंदी भी समझना है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का मतलब होता है कथन और पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स का मतलब होता है कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कथन और कार्यवाही, स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कारण और प्रभाव। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का मतलब होता है कथन और निष्कर्ष। मैं आपको एक जो है लाइन में सबको डिफाइन कर दूं, समझिए, एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का मतलब होता है, जैसे देखो अज्यूम करना, कहते हैं ना किसी चीज अज्यूम करते हो, पूर्व और पूर्वानुमान कह सकते हो या पूर्व धारणा कह सकते हो आप किसी भी पार्ट पे लेके, तो सोचना कह सकते हो आप, कुछ सोचते हो आप, वो आपका कहलाता है अजम्पशन, जो सोचते हो आप। बात करना, कुछ कहना, कुछ बातें करना, वो आर्गुमेंट के पार्ट पे आता है। कुछ करना यानी कि एक्शन लेना, करना कोर्स ऑफ एक्शन के पार्ट पे आता है। उसका जो भी आपने किया उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, वो कॉज एंड इफेक्ट के पार्ट पे आता है। और जो भी होगा उसका एक रिजल्ट निकल के आएगा, कंक्लूजन निकल के आएगा, वो आपका परिणाम होगा, रिजल्ट होगा। हम लोग इसके पार्ट पे और पढ़ते हैं ड्राइंग एंड इन्फ्लुएंसेस, वो एसबीआई पीओ का फेवरेट है, उसको मैं भी डिस्कस कर दूंगा। लॉजिकल के पार्ट पे आता है इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द पैसेज कह सकते हो, ड्राइंग ऑफ इन्फ्लुएंसेस कह सकते हो, वो भी वहां पे भी क्या कहते हो, ड्रॉ किया जाता है, अनुमान ड्रॉ किया जाता है ना, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो पहले बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एडवांस के पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इन जो भी स्टेटमेंट सामने लिखा हुआ है, इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उदाहरण लेके समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो कंपनी में देखा होगा आपने, जैसे बैंक की बात कर ले, हम बैंक में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। बैंक के सामने एक गार्ड सर होते हैं, गार्ड यानी कि वॉचमैन, जो गेट कीपर होते हैं, जो बाहर खड़े होते हैं, ठीक है, जो सब कुछ देखते हैं कि हाँ कौन कोई ऐसा पर्सन तो अंदर नहीं जा रहा है जो इलीगल है ना, ऐसा व्यक्ति। तो जो गेट के बाहर खड़े होते हैं कह सकते हो आप, ठीक है, वो जो गार्ड सर होते हैं, फिर उनको हम लोग गार्ड सर बोलते हैं। मान लीजिए वो खड़े हैं। अब आप किसी बैंक के एम्प्लॉय हो, आप किसी बैंक के मतलब मान लीजिए ब्रांच मैनेजर हो, आपने देखा एक दिन आप जैसे एंट्री करते हो ब्रांच में, अपने बैंक में, देखा आपने जो वहाँ के गार्ड सर हैं वो फोन पे जो है बिजी हैं, यानी कि वो फोन पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है पूरा लॉजिकल आपका पूरा। मैंने कहा रीजनिंग इज आवर लाइफ, रीजनिंग हमारा जीवन है, रीजनिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसलिए बोलता हूँ मैं कि आज तक आपने किसी भी क्लास में इसको पढ़ा है क्या क्लास 1 से लेके जो भी आपने पढ़ाई किया आज तक आपने रीजनिंग कभी कहीं नहीं पढ़ा। रीजनिंग यार देखो, रीजनिंग एक अनपढ़ व्यक्ति भी रीजनिंग लगा लेता है। एक अनपढ़ व्यक्ति का मतलब, जैसे आप रिक्शे वाले से कहते हो सर मुझे यहाँ पे चौक जाना है, और मान लीजिए आप जो है उस वहाँ पे हो, हम बात करें नाका पे हो, ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो अब वो चौक जाना आपने बोला, तो वो सेट कर लिया कि हाँ चौक जाने का कितना किराया होगा, तो आप कहते हो सर, उससे आप फिर क्या करते हो, बार्गेनिंग करते हो, नहीं भैया जो है 10 रुपया ले लो, कहता नहीं 20 रुपया, नहीं उसकी रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि इतनी डिस्टेंस है, 20 रुपया जो है हमारा लगेगा, लेकिन आप कहते हो नहीं 10 रुपया हम देंगे, 10 रुपया हम देंगे। तो रीजनिंग देखो बंदा लगा लिया। तो रीजनिंग हर एक व्यक्ति लगाता है, जरूरी नहीं कि रीजनिंग के लिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो रीजनिंग मैंने कहा ना जिंदगी अपनी है, आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटी करते हो, यानी इंसान बच्चा जन्म से लेकर मरण तक का कह सकते हो, अंतिम लास्ट जो भी होता है स्टेज होता है, तब तक एक व्यक्ति कह सकते हो रीजनिंग लगाता है। तो एक सोचना ही, वही सोचना करना, कैसे हम किसी भी चीज को करें, उसके बारे में क्या सोचते हैं, है ना, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी हम कर रहे हैं, पूरा हम कुछ जो भी जो है एनालिसिस करते हैं, वही आपका रीजनिंग होता है मेरे भाई। और रीजनिंग कुछ नहीं होता है, समझिए आप इस चीज को लेके। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, लाइव एग्जाम्पल लेके चल रहे थे हम लोग। आप किसी बैंक में ब्रांच मैनेजर हो, आपने देखा कि वहाँ का जो गार्ड है वो फोन में बात कर रहा है। आप जैसे एंट्री करते हो देखते हो वो अपने ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी, बट वो फोन पे बात कर रहा है। अब आपने सोचा क्या, आपने सोचा कि यार फोन पे बिजी है, देखो पहला अजम्पशन, सोचा वो फोन पे बिजी है और कोई भी व्यक्ति बैंक में एंट्री कर सकता है, कोई भी अननेसेसरी पर्सन यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नुकसान कर सकता है, हार्म कर सकता है हमारे, चूंकि बैंक में है ना, इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है, कोई भी इलीगल पर्सन बैंक में एंट्री कर सकता है, क्योंकि वो काम में फोन में बिजी है, वो तो जो है वहां पे ड्यूटी पे है बट फोन में बिजी है। समझ लीजिए आप मेरी बात को, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ इस चीज पे। तो आपने सोचा कि यार क्या हो सकता है, चोरी हो सकती है, कोई किसी को मार सकता है, पैसा लोग छीन सकते हैं, भाग सकते हैं, छिनौती हो सकती है, फिरौती हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आप ये सोच सकते हो। तो आपने उसको बुलाया। अब आप देखो, तो सोचना अजम्पशन हो गया, जो आपने सोचा क्या क्या हो सकता है, इसका क्या 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 कुछ भी हो सकता है, तो आपने जो भी सोचा अजम्पशन होता है। फिर अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है,
आपने उसे बातें कही, भैया ड्यूटी पे रहिए नहीं तो समस्या ये हो जाएगी, तो आपने बातें करी, मतलब एक प्रकार से तो उसने भी अपनी बात रखी, सर ठीक है नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, गलती होगी सर सॉरी, ये वो, तो एक आर्गुमेंट का पार्ट आ गया कहना। अब देखो फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो गया कि वो आप फिर आते हो, फिर वो जो है ऑन ड्यूटी फोन पे बात करता है, वो आपको पाया जाता है। तो रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में लोग कहते हैं कि अगर कोई भी चीज रिपीट हो रहा है, कोई भी चीज रिपीट हो रहा है, तो आपको जो कोर्स ऑफ एक्शन का हालांकि पार्ट हो गया, कार्यवाही का पार्ट हो गया, लेकिन समझिए कुछ चीज रिपीट होता है तो उसको फिर आप चेंज कर देते हो, नहीं क्योंकि आप फिर समझाओगे, क्या गारंटी बंदा नहीं करेगा दोबारा, तो फिर करेगा। तो वार्निंग के बाद समझाया नहीं जाता, वार्निंग के बाद सीधे एक्शन होता है। तो आपने उसको पहले अज्यूम किया था, तो अजम्पशन था, स्टेटमेंट है अजम्पशन। नेक्स्ट आपने बातें करी थी उससे, बातें उसने भी बातें अपनी रखी थी, आपने बातें कही थी, तो एक आर्गुमेंट का पार्ट था, स्टेटमेंट है आर्गुमेंट, आपने कहा, सामने सब कुछ लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे। फिर करना, अब नहीं माना वो, फिर बात कर रहा है, तो आपने तुरंत एक्शन ले लिया, आपने उसको जॉब से निकाल दिया, यानी आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन, सस्पेंशन, रेजिग्नेशन जो भी होता है वो आफ्टर वार्निंग ही होता है, ध्यान दीजिएगा। वार्निंग से पहले टर्मिनेशन, सस्पेंशन, रेजिग्नेशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक्सट्रीम, ये कोर्स ऑफ एक्शन का पार्ट में डिस्कस करूंगा, ये एक्सट्रीम लेवल का एक्शन होता है, एक्सट्रीम मतलब चरम होता है। इसके बाद भाई किसी की जॉब चली जाएगी, उसके बाद कुछ कर पाओगे आप जॉब, अगर किसी की जॉब आपके अंडर में है, आप जॉब ले लिया आपने, जॉब कर रहा है, तो उससे तो कुछ कर पाओगे, आपने फांसी आप तो दे नहीं पाओगे, सीधी सी बात है ना, फांसी तो नहीं दे पाओगे ना आप, उसकी जॉब आप ले सकते हो, बस इतना आपके पास राइट है। तो वो एक्सट्रीम एक्शन हो गया। तो अब देखिए आपने एक्शन ले लिया, उसको जॉब से निकाल दिया। अब देखिए इफेक्ट क्या पड़ा, सीधी सी बात है, जॉब से वो गया, उसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ा, कहां प्रभाव पड़ा, उसकी फैमिली पे पड़ा, उसकी फैमिली पे, तो कॉज एंड इफेक्ट आ गया, उसकी फैमिली पड़ा, परिवार में पड़ा। मतलब क्या, वो कमाने वाला था, उसे जीविका चल रही थी, लिविंग चल रहा था। अब दिक्कत कहां आएगी, उसकी फैमिली को सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी। मतलब समझिए क्या हुआ, आपने सोचा एजम्पशन, फिर आपने बातें करी आर्गुमेंट, फिर आपने एक्शन लिया कोर्स ऑफ एक्शन। अब कोर्स ऑफ एक्शन के बाद इंपैक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट क्या हुआ कि उसकी फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी, दिक्कत है। मतलब रिजल्ट ये आया कि नौकरी से निकाल दिया गया। कंक्लूजन, लास्ट पार्ट क्या है, कंक्लूजन, रिजल्ट कह सकते हो, एक जो परिणाम निकल के आया, ये निकल के आया कि उस नौकरी से चला गया, बेरोजगार हो गया, अब उसकी फैमिली सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, उसकी फैमिली को और उसको भी, ठीक है। तो ये चीजें, तो ये आपका पूरा सार कह सकते हो, मैंने एक जो है कह सकते हो स्लाइड में मैंने मेंशन किया है, पूरा सार कह सकते हो, कंक्लूजन कह सकते हो, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना, समझिएगा इस चीज को। तो मैं यहाँ पे कह सकते हो पूरा प्रिपेयर किया हूं आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, समझिए अच्छे से, बहुत ध्यान समझना, मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, प्रिपेयर किया, आपको जो है मिस ना हो और आपको बाउंस ना करे। तो इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ उसको, बार बार इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ चीज़ों पे, ताकि आपके क्या से छप जाए। और चीज़ें जब छपी होती है ना, वो कैसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो परमानेंटली स्टोर हो, वोलेटाइल का मतलब होता है जो टेम्परेरी स्टोर हो, फिर वो गायब हो जाए। तो नॉन वोलेटाइल टाइप का स्टोर होना चाहिए। फिर आगे बढ़ता हूं मैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो पहला पार्ट स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यानी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पे, फिर बात करेंगे हम लोग स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पे, फिर हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट पे, फिर हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे। तो पूरा ये आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है यहाँ पे। फिर हम लोग एसबीआई पीओ के पार्ट पे अगर बात करें तो ड्राइंग एंड इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे हम लोग एसबीआई पीओ के पार्ट पे, क्योंकि वहां पे मेंस में क्वेश्चन वहां से पूछ लिए जाते हैं एडवांस पार्ट पे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जीरो से एडवांस तक आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छे से इसको समझिएगा। जो भी समझ में आपको नहीं आएगा उससे तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आ भी जाएगा, क्योंकि मैं इस तरह से चीजों को फ्रेम किया हूं। आगे बढ़ता हूं, तो पहला टॉपिक है आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अब पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या मिलता है आपको। ऑप्शंस क्या मिलेगा, 5 ऑप्शंस होते हैं, एक ए बी सी डी ई, देख सकते हैं यहाँ पे। इफ ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, यहाँ पे क्या होता है, ट्रू होता है ना, ट्रू, तो ट्रू का मतलब यहाँ पे इम्प्लिसिट का मतलब ट्रू होता है, और एक्सप्लिसिट अगर है तो उसका मतलब फाल्स होता है। इम्प्लिसिट का मतलब हाँ वो अंतर्निहित है, मतलब वो फॉलो कर रहा है, और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि वो बाहर फॉलो नहीं कर रहा है, तो फाल्स है वो। इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट को हिंदी में बोलते हैं अंतर्निहित है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट का मतलब वो अंतर्निहित नहीं है, तो इम्प्लिसिट का मतलब ट्रू होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब फाल्स होता है। तो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है, पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, या तो यानी ईदर फर्स्ट और सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, या कह सकते हो इफ बोथ यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों इम्प्लिसिट है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। इफ ओनली वन assumption इज इम्प्लिसिट, if only second assumption is implicit, if either first or second, या तो पहला या तो दूसरा, neither first nor second, ना तो पहला ना तो दूसरा, और आपका है both जो है assumption implicit। ये आपके सामने ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहले मैं बता दूं ऑप्शंस किस तरह मिलेंगे, ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के पार्ट पे। तो पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग किसे कहते हैं, ये हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट आपने देखा कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में ऑप्शंस किस तरह दिए जाते हैं, ये समझना पहले जरूरी होता है कि भैया हमारा अप्रोच क्या होगा, कैसे हम जो है
ऑप्शंस को पिक करेंगे और अब हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है किसका, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कथन और पूर्व धारणा। पूर्व धारणा होता क्या है, पूर्वानुमान होता क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो पूर्व धारणा होता है, जो पूर्वानुमान होता है, वो स्टेटमेंट में ही छिपा होता है, यानी कि इट्स अ हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का हिडन पार्ट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बाइक मांगा कि भैया मुझे अपनी बाइक दे दो, तो आपने कहा नहीं बाइक नहीं दे पाऊंगा मैं, फिर आपने बताया कि पेट्रोल नहीं है। समझिएगा, आपने कहा बाइक नहीं दे पाऊंगा मैं और आपने कहा पेट्रोल नहीं है, तो उसका मतलब अगला बंदा जो समझेगा वो अंडरस्टूड है कि बाइक नहीं बंदा दे रहा है क्योंकि पेट्रोल नहीं है। तो गाड़ी किसे चलती है, पेट्रोल से चलती है, मतलब ये तो अंडरस्टूड है ना, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चल कहां पाएगी, इसलिए वो नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पेट्रोल नहीं। उसने बोल भी दिया कि भैया, मैंने बोला कि भैया मैं गाड़ी आपको नहीं दे पाऊंगा, बाइक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि पेट्रोल नहीं है। अब अगला बंदा समझेगा सीधी सी बात है कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं पेट्रोल नहीं है, मतलब कि सीधी सी बात है गाड़ी पेट्रोल से चलती है और पेट्रोल नहीं होगा तो क्या नाम है, हम कैसे जाएंगे या कैसे हम गाड़ी ले जाएंगे। तो ये हिडन था, यानी कि गाड़ी का ना चलना, गाड़ी जाएगी नहीं, तो हिडन था, स्टेटमेंट था, नहीं भैया मैं नहीं दे पाऊंगा पेट्रोल नहीं है। तो स्टेटमेंट में ही हिडन होता है अजम्पशन। मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा इसका कि स्टेटमेंट से बाहर कभी नहीं जाना है। इस पार्ट पे जितने भी लॉजिकल रीजनिंग है, चाहे वो स्टेटमेंट अजम्पशन हो, चाहे वो आर्गुमेंट हो, चाहे कोर्स ऑफ एक्शन हो, चाहे आपका कॉज एंड इफेक्ट हो, चाहे आपका कंक्लूजन हो, एक बात गांठ बांध लीजिए अच्छे से कि कभी भी स्टेटमेंट यानी कथन के बाहर नहीं जाना होता है। कथन के बाहर आप जहां भी गए तो आपका तुरंत वो चीज़ें फॉल्स हो जाएंगी, फॉलो नहीं करेंगी, गलत हो जाएंगी। इसलिए आपको स्टेटमेंट को ही फॉलो करना है, स्टेटमेंट के पार्ट पे चीज़ों को समझना है, आपको ये देखना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कहीं लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, तो भी एक स्टेटमेंट है ना, तो उसका हिडन पार्ट भाई जिसने, देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्टेटमेंट देता है, आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप अपने आप को उसी व्यक्ति को कंसीडर करना होगा जिसने स्टेटमेंट दिया है, वो कुछ सोचकर ही बोला होगा। थूकना मना है मतलब वहां पे लोग थूकते होंगे या वहां से थूकने पे कुछ प्रॉब्लम होगी, यानी कि जिस बंदे ने दिया है उस बंदे को अपने आप को कंसीडर करना होगा, यानी कि स्पीकर जो होगा, जो वक्ता होगा, जो एग्जामिनर होगा, जिसने स्टेटमेंट दिया है। अब हमेशा क्वेश्चंस का सॉल्व करने का एक ट्रिक यही होता है जो मैं बता रहा हूं आपको, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, कि जो भी स्टेटमेंट देगा अपने आप को एज अ एग्जामिनर या एज अ स्पीकर समझना होगा, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अदरवाइज अगर आप खुद अपना दिमाग लगाओगे, अपना, तो वो पक्का गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल व्यू वहां पे नहीं चलता है, खुद का विचार वहां पे नहीं चलता है। मेरे अकॉर्डिंग सर ये होना चाहिए, ये नहीं चलता है। आपको सोचना होगा कि इस बंदे ने अगर स्टेटमेंट दिया है तो क्यों दिया है, सीधी सी बात है, वो आपको समझना होगा, तभी आपका लॉजिकल रीजनिंग सही हो पाएगा, अदरवाइज सही नहीं हो पाएगा जब तक आप यानी कि उस बंदे के माइंड को नहीं हिट कर पाएंगे। जिस बंदे ने, एग्जामिनर यही चाहता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चंस देता है वो ये चाहता है कि जो आप सोचते हो उससे मतलब नहीं है, जो पैन इंडिया सोच रहा है, पैन इंडिया क्या सोच रहा है, जो मैं सोच रहा हूं, यानी एग्जामिनर ये सोचता है ना कि जो मैं सोच रहा हूं वो पैन इंडिया सोचे और उसके अकॉर्डिंग आंसर दे। आप क्या सोच रहे हो मैटर ये नहीं करता, बस ध्यान देना इस पार्ट पे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के बाहर नहीं जाना है, ये तो खैर सब पे फॉलो होगा, जितने भी लॉजिकल के पार्ट है सब पे कुछ कॉमन रूल हैं, कुछ रूल जो है कॉमन है कि स्टेटमेंट के बाहर नहीं जाना है, अपना विचार नहीं चलेगा, जिसने स्टेटमेंट दिया है आपको अपने आप को वही कंसीडर करना होगा। अगर किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है कि नहीं राज्य में ये होना चाहिए, तो आपको अपने आप को चीफ मिनिस्टर कंसीडर करना होगा, मुख्यमंत्री समझना होगा, उस पार्ट पे आपको डिसीजन लेना होगा या काम करना होगा, ठीक है ना, समझिएगा। अगर किसी जो है ब्रांच किसी बैंक का ब्रांच मैनेजर कोई स्टेप ले रहा है तो आपको बैंक का ब्रांच मैनेजर समझ के जो है इस स्टेप लेना होगा या बातें करनी होगी, बस ये चीज़ें यहाँ पे है। तो जो भी लिखा होता है, जैसे मैंने कहा ना थूकना मना है, तो उस बंदे ने क्यों लिखा है आपको पहले समझो, आप अपने आप को कंसीडर करो। आप जैसे आपने देखा होगा अक्सर लिखा होता है कि यहाँ पे क्या नाम है, पार्किंग अलाउड नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है, उस मालिक ने या जिसने भी लिखा होगा वो यही सोच के लिखा होगा ना कि प्रॉब्लम हो रही होगी पार्किंग से, तो आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं, आपको उस बंदे को अपने अकॉर्डिंग अपने आप को लेना होगा, नहीं कि ऐसा एज्यूम करना होगा कि मैं वो बंदा हूं जिसने स्टेटमेंट दिया है, देन आप आंसर को जो है पिक करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां पे वही चीजें लिखी हुई हैं, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट, यानी कुछ रूल मैं आपको बता दे रहा हूं, हमें स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, हम लोगों को स्टेटमेंट के बाहर नहीं जाना है। स्टेटमेंट जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट के अगेंस्ट का मतलब क्या है, जैसे बोल रहा है कि सिगरेट पीने से जो है क्या होता है, कैंसर होता है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर स्टेटमेंट दिया है तो आपको मानना होगा, ये नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, गलत दिया है, ऐसा कुछ नहीं, अगेंस्ट नहीं जाना है। स्टेटमेंट के पार्ट पे ही आपको जो भी अजम्पशन, चूंकि स्टेटमेंट दिया होगा उसके अजम्पशन दिए होंगे, तो अजम्पशन जो आपका होगा वो स्टेटमेंट से रिलेट होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो हमें दिए गए कथन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, मैं इंग्लिश में भी लिखा हूँ, हिंदी में लिखा हूँ।
अगला पॉइंट है हमें कथन से पूर्व धारणा को खोजना होगा, वही मतलब है सेकंड वी हैव टू फाइंड द अजम्पशंस फ्रॉम द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट से अजम्पशन को ढूंढना होगा, क्योंकि जो अजम्पशन होता है वो स्टेटमेंट का हिडन पार्ट होता है, स्टेटमेंट में ही छुपा होता है। मैंने कहा ना, मैं सारी बात कहूं जरूरी नहीं, आपको कुछ अंडरस्टूड करना होगा, समझना होगा। जैसे अक्सर मैंने वही स्टेटमेंट दिया, सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो एक पार्ट यहाँ पे ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, 500 का टारगेट दे दिया इंडिया को। अब इंडिया बैटिंग करने के लिए आई, उसके 2 विकेट गिर गए। अब सीधी सी बात है, लोगों के दिमाग में यार 2 विकेट गया, लेकिन जैसे ही बैटिंग करने महेंद्र सिंह धोनी आया तो अंडरस्टूड ये हो जाएगा अपने आप में दिमाग में, नहीं यार ठीक है मैच जीत जाएंगे, मतलब एक टाइम एक पॉसिबिलिटी है मैच जीत जाएंगे। लेकिन कभी नेहरा आ जाते, अगर मैं बैटिंग करने नेहरा आशीष नेहरा आ जाते तो आप कहते रहे यार मैच तो गया, समझिए इस चीज को आप। तो अजम्पशन वही, तो आप समझ जरूरी नहीं कि हर चीज आपसे बोला जाए, आप देख के समझ रहे हो कि हाँ ये क्या हो सकता है, अज्यूम करना आपको। अजम्पशन स्टेटमेंट का हिडन पार्ट होता है, ठीक है ना। मैं सारी बात बोलूं जरूरी नहीं, आपको स्टेटमेंट को समझ देखना होगा और समझना हाँ ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, इस बंदे को समझना होगा, अपने आप को नहीं समझना होगा। यही लॉजिकल रीजनिंग का कह सकते हो सार होता है या कोर होता है, पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अजम्पशन शुड बी पॉजिटिव, आपका जो अजम्पशन होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो आपको पॉजिटिव लेना होगा। अरे नहीं सर डराने के लिए बोल रहे हैं, फर्जी बोल रहे हैं, ये नहीं सोचना होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हो, लिखा है कि बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान, किसी गेट के सामने लिखा कुत्तों से सावधान, तो देखा आपने, तो आपने कहा, किसी ने कहा अरे यार फर्जी, वो जो है बिल्ली पाल रखे हैं और बोल रहे हैं कि जो है कुत्तों से सावधान। तो यहाँ पे उस मालिक ने, जिसने लगाया है बोर्ड कुत्तों से सावधान, समझना होगा कि हाँ उस बंदे ने इसलिए लगाया होगा कि हाँ घर में कुत्ता होगा, पॉजिटिव घर में कुत्ता होगा और कुत्ता खतरनाक होगा, इसलिए बोर्ड लगा है क्या कि बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। उस मालिक ने इसलिए लगाया ना, घर में कुत्ता होगा, जो बंदा आएगा वो देखेगा पढ़ेगा, सीधी बात। अच्छा एक बात और, बोर्ड लगा है, नोटिस लगा है, जो भी लगा है वो इसलिए लगा है कि लोग पढ़ेंगे, जिसने लगाया है सोच के लगाया लोग पढ़ेंगे, और लोग पढ़ेंगे तो लोग इसे फॉलो करेंगे, लोग इसका अनुसरण करेंगे, इसलिए लगाया जाता है। इसलिए नहीं लगाया जाता है कि आप पढ़ोगे नहीं और आप इग्नोर कर दोगे। और ऐसे जगह लगाया जाता है जहां पे विजिबिलिटी हो, ऐसा नहीं कि ऊपर लगा दिया जाएगा, जो भी नोटिस लगेगा, जो भी चीजें इंफॉर्मेशन के लिए पार्ट पे, ऊपर नहीं, जहां पे विजिबिलिटी हो, जहां पे लोगों को देख पाए लोग, जहां पे नजर जाए वहां पे लगा होता है। समझिए इस चीज को आप अच्छे से, ठीक है। तो सकारात्मक होनी चाहिए। अगर उसने कहा कुत्ता, बोर्ड लगा है घर में कुत्ता है, कुत्ते सावधान इस तरह लगा हुआ है, तो हम आपको मानना पड़ेगा कि हाँ कुत्ता है, आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं बिल्ली है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पर्सनल अपना विचार, रहे यार फर्जी डराने के लिए बोल रहे हैं पांडे जी, वहां तो पांडे जी ने जो है बिल्ली पाल रखा है, बोर्ड लगा दिया क्या कि कुत्ता है, कुत्तों से सावधान। तो ये नहीं, आपको ये नहीं समझना है, ठीक है। अगला है कि वी शुड इग्नोर दीज वर्ड्स, हम लोगों को कुछ वर्ड्स इग्नोर करना होगा, जैसे ईच, एवरी, ऑल, ओनली, मेनी, बिकॉज इट इंडिकेट नेगेटिव वर्ड, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड इंडिकेट करते हैं। मैंने कहा ना, हमें इन शब्दों को अनदेखा करना चाहिए, प्रत्येक, हर, सभी, केवल, कई। जैसे होता नहीं कि आपने कहा, मान लीजिए एक स्टेटमेंट आ गया कि केवल महेंद्र सिंह धोनी ही सबसे अच्छे कैप्टन है, तो केवल आ गया तो ये गलत माना जाएगा। हाँ अच्छे कैप्टन है, नो डाउट वो अच्छे कैप्टन है, चूंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन केवल महेंद्र सिंह धोनी सबसे अच्छे जो है कैप्टन है या बैट्समैन है, ये कहना गलत हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी यहाँ पे, केवल नहीं कहना है यहाँ पे, ठीक है ना। केवल नहीं, हाँ वो अच्छे बैट्समैन है ये कह सकते हो, बट केवल वही है तो ये कहना गलत होगा। तो केवल, ऑल, है ना, ये वाले जो होते हैं नेगेटिव को जो है इंडिकेट करते हैं, तो आपको इस पे विशेष करके ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं, ट्रिक हमारा छठा है, इफ एनी अजम्पशन इज टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, दैट अजम्पशन विल ऑलवेज बी एक्सप्लिसिट, यानी फाल्स। अगर किसी अजम्पशन में पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो अजम्पशन आपको गलत माना जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए एक यही है कि मैंने कहा कि बोर्ड लगा है बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान, समझिएगा इस चीज को। तो अब वहां पे लग गया कि सर इसलिए बोर्ड लगाया है क्योंकि इस घर में पहले चोरी होती थी। देखो पास्ट की बात, चोरी होती थी, भैया कैसे कह सकते हो, नया घर बना है, चोरी होती थी क्या मतलब, नया घर बना है, अगर आज लग गया बोर्ड उसमें लगाया तो क्या पहले चोरी होती थी, कैसे कह सकते हो। फिर नहीं सर इस घर में बोर्ड लग गया, भविष्य में चोरी नहीं होगी, तो ऐसे कैसे गारंटी ले सकते हो, नहीं बोर्ड लगने से चोरी नहीं होगी, कुत्तों से सावधान मतलब लोग कुत्तों से डरेंगे और जो है घर में चोरी करने के लिए नहीं। तो पास्ट और फ्यूचर पे नहीं समझाना है आपको, समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। जैसे आप किसी बैंक में जाते हो और वहाँ पे बैंक में लगा होता है कि आप कैमरे के नजर में हैं, यू आर अंडर कैमरा, यू आर अंडर सर्विलांस, इस तरह बोर्ड जो है स्टेटमेंट नोटिस लगा होता है। तो आप देखते हो, तो आप जैसे भी देखते हो आपका नजर पड़ता है कि हाँ यहाँ पे जो है कैमरा है, आप कैमरे की नजर में है, तो आपको तुरंत जाता है दिमाग की, ये ह्यूमन मतलब एक टेंडेंसी होती है ना लोगों की, मतलब एक कि यार कैमरा कहाँ लगा है, हम लोग ढूंढने लगते हैं कि कैमरा कहाँ लगा है। तो फिलहाल तो क्या कैमरा इसलिए लगा है कि ताकि वहां पे चोरी ना हो, मतलब ऐसा होता है ना, स्टेटमेंट आया सर इस बैंक में कैमरा इसलिए लगा
ताकि यहाँ पे चोरी, पहले चोरी होती थी और अब चोरी नहीं होगी, कैमरा के लगने की वजह से चोरी नहीं होगी। तो भैया मान लीजिए बैंक अभी आज ही बना, नया बैंक बना, वहाँ पे नया जो है इस्टेब्लिश कह सकते हो सेटअप हुआ बैंक, तो कैसे कह सकते हो कि यार पहले चोरी होती थी? तो पास्ट की बात नहीं करनी है। फिर सर बैंक में कैमरा लग गया कि यहाँ पे अब चोरी कभी नहीं होगी, तो यार ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि ऐसा होता तो भी देखो बहुत जगह चोरी न्यूज़ में भी देखते हो आप लोग, है ना, तो ऐसा भी कहना गलत होगा। तो पास्ट पे नहीं जाना है, फ्यूचर, इसीलिए बोला गया कि एनी अजम्पशन दैट इज टॉकिंग अबाउट द, नहीं क्या था, एनी अजम्पशन इज टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर दैट अजम्पशन विल बी ऑलवेज बी एक्सप्लिसिट, यानी कि फाल्स होगा, सही नहीं होगा। यदि कोई अवधारणा जो आपका जम्पशन है अतीत यानी कि पास्ट और भविष्य के बारे में बात कर रही है, तो वो अवधारणा जो है हमेशा क्या होगी, आपको पूर्व धारणा एग्जैक्टली जो है आपकी हमेशा गलत मानी जाएगी, सही नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आपका 7 पॉइंट है, एनी अजम्पशन दैट इज टॉकिंग अबाउट द सोशल वेलफेयर। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अगर सामाजिक सेवा के बारे में बात हो रही है, समाज सेवा के बारे में बात हो रही है, सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, मनरेगा है, मिड डे मील है गवर्नमेंट की, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं आ सकते, आप उसको अपोज नहीं कर सकते हो, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा, नहीं सही। तो कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, दैट अजम्पशंस विल बी इम्प्लिसिट, कोई भी अवधारणा, कोई भी पूर्व धारणा जो सामाजिक कल्याण, सकारात्मक सरकार के बारे में बात कर रही है, नीतियों की नीतियां जो पूर्व धारणा हमेशा निहित होगी, यानी कि ऐसी पूर्व धारणा जो गवर्नमेंट की बात कर रही है, गवर्नमेंट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देता है तो आपको उसे गलत नहीं कंसीडर करना है, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, भले आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, भले आप समाजवादी पार्टी से हो, बहुजन समाज पार्टी से हो, कांग्रेस से, लेकिन बीजेपी, अगर हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने जो है अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, नहीं वो कल्याण के लिए दे रहे हैं, सबके कल्याण के दे रहे हैं। मोदी जी के लोग अक्सर अगेंस्ट होते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अगर मोदी जी कोई बात कर रहे हैं तो सबके भलाई के लिए कर रहे हैं, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। आपको यहाँ पे रीजनिंग में आप देखिए, अगर पर्सनल यहाँ पे अगर इमोशनल होते हो या पर्सनल अगर निकलते हैं मोदी जी पसंद नहीं है हम तो गलत, तो भाई आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको वो नहीं देखना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर कोई भी स्कीम है, कोई भी योजनाएं हैं, आपको उसे सही मानना है, सकारात्मक पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट है अजम्पशन शुड बी कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट, यानी कि जो आपका अजम्पशन, मैंने स्टार्टिंग बोला कि अजम्पशन डायरेक्टली स्टेटमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, स्टेटमेंट के बाहर का नहीं होना चाहिए। यानी कि बात हो रही है, अगर मान लीजिए कि लिटरेसी रेट की, तो आप जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हो, पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो नहीं, गलत है। जहां की बात हो रही है उसी के बारे में बात करना होगा, स्टेटमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, समझिएगा इस चीज को। बॉसेज और ऑलवेज राइट, इसका मतलब ये है बॉस हमेशा सही होता है, मतलब मैंने कहा ना, अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो आपको उसे कंसीडर करना है। आपके अगर बॉस ने, अगर आपके ब्रांच मैनेजर ने, अगर आपके अधिकारी ऑफिसर ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो आपको उसे कंसीडर करना होगा, आपको उसे अडॉप्ट करना है, आपको सही मानना है, गलत नहीं मानना है, समझिएगा इस चीज को आप। लेकिन एक चीज यहाँ पे निकल के आता है कि जो अधिकारी होगा वो उस फील्ड का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो उसका जो पावर है, उसका जो एक जिले का यानी प्रदेश का नहीं है, तो आपको ये भी समझना होगा कि मैंने कहा ना कि स्टेटमेंट दिया किसने है, पहले आपको अपने आप को कंसीडर करना होगा एज अ स्पीकर, एज अ ऑथर, एज अ एग्जामिनर जिसने स्टेटमेंट दिया है। अब उस बंदे का, उस जो भी जिसने स्टेटमेंट दिया है उसको पावर भी समझना होगा कि एक जिला अधिकारी का जो पावर होता है जिले तक होता है, लेकिन ना कि पूरे प्रदेश तक होता है, पूरे प्रदेश का अधिकारी नहीं होता है वो। तो आपको ये समझना होगा, प्रोटोकॉल क्या क्या होता है समझना होगा, एक मुख्यमंत्री जी का जो प्रोटोकॉल होता है समझना होगा, प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल क्या होता है आपको समझना होगा, देन आप स्टेप ले पाओगे, अदरवाइज आप गलत कर दोगे इस चीज को। तो जैसे प्रिंसिपल, किसी स्कूल का प्रिंसिपल है तो उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका अधिकार उस स्कूल पे है, ना कि वो सबके अधिकार दिखाएगा। अगर रोड पे एक बंदा जा रहा है जो पढ़ता नहीं है, जो स्कूल से संबंधित नहीं है, तो वो प्रिंसिपल उसको नहीं बोल सकता है, लेकिन वो प्रिंसिपल अपने बच्चों को, अपने टीचर्स, उसके अंडर में जो भी टीचर्स हैं उनको बोल सकता है। तो मैंने कहा ना कि संबंधित व्यक्ति उस फील्ड का होना चाहिए, तब वो चीजें कर पाएगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट देता है बंदा तो उस फील्ड का है कि नहीं आपको ये देखना होगा, तो अपने आप को वो एज्यूम करना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हो ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका स्लाइड में है, अगर हम बात करें तो आपका हो गया अवॉइड पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को वहां पर नहीं रिलेट करना है। पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब कुछ भी, जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट में एक बात हुई कि ऐसा होना चाहिए, तो आप कह रहे हो नहीं यार, मतलब कोई स्टेटमेंट सचिन तेंदुलकर ने दिया क्रिकेट के पार्ट पे, तो सचिन तेंदुलकर का स्टेटमेंट और आपने कोई स्टेटमेंट दिया, तो आपका स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, सचिन तेंदुलकर का स्टेटमेंट माना जाएगा। आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कह सर मैंने बहुत मैच खेला है, सर मैं टूर्नामेंट खेलता था, मैं मैच खेलता था, क्रिकेट मुझे बहुत अनुभव है, लेकिन आपका वहां पे एक्सपीरियंस नहीं, वहां पे उस बंदे का एक्सपीरियंस माना जाएगा जो एक्सपीरियंस्ड है।
आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। इसलिए जिस बंदे ने बात बोली होगी आपको अपने आप को उसी बंदे को कंसीडर करना है, देन आपको क्या करना है, स्टेप लेना है, आपको आंसर देना है। अदरवाइज अगर पर्सनल खुद का विचार वहां पे व्यक्त करोगे आप, इमोशनल, देखो इस टॉपिक में इमोशनल नहीं होना होता है, भावुक नहीं होना होता है, पर्सनल नहीं ताव में आके तैस में आके अगर आरक्षण की रिजर्वेशन की बात हुई हम तो उसके अगेंस्ट है सर, हम कैसे है सर, रिजर्वेशन की बात क्यों हो रही है सर, ये भैया मानते हैं जो भी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम के पार्ट पे वहां पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको वहां पे सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ना कि वहां पे पॉलिटिक्स करना है। आपको ये चीज समझना होगा आपको अच्छे से, ठीक है ना, ये चीज है। थिंक अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर, मैंने वही कहा ना कि थिंक मतलब जो भी एग्जामिनर, जो भी ऑथर होगा, जो भी स्पीकर होगा, उसी के अनुसार आपको सोचना है, उस जो बंदा कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चंस को तभी आप सॉल्व कर पाओगे, स्टेटमेंट जिसने दिया है आपको अगर अपने आप को एज्यूम करोगे देन आप कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए इस बात को मेरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनी assumption दैट इज conveying the message of advertisement notice appeal that assumptions will always be implicit, मतलब ऐसा assumption जो कोई निर्देश यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको, कोई नोटिस दे रहा है, कोई अगर जो है एडवर्टीजमेंट है, अगर ऐसा कहीं आपको जो है स्टेटमेंट मिलता है, कोई विज्ञापन दिया गया है किसी चीज का, है ना, कुछ भी इस तरह दिया गया, तो आपको उसे पॉजिटिव लेना होगा, नेगेटिव नहीं लेना होगा। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट आ गया सामने आपके, क्या कि एक विज्ञापन में निकला था कि आइए जो है हमारे यहाँ आइए और आपका पैसा हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे 1 साल के अंदर। तो आपको अब एडवर्टीजमेंट को कंसीडर करना होगा, जिस बंदे ने दिया होगा कुछ सोच के दिया होगा, मतलब अब आ गया कि यार जो वो दिया हुआ एडवर्टीजमेंट इज नॉट जेन्युइन, एडवर्टीजमेंट इज नॉट जेन्युइन, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, भैया आप कैसे कह सकते हो, ये गलत होगा। तो ये आप नहीं कहना, आपको नहीं सर वो गलत दिया हुआ है। जो भी विज्ञापन होगा, जो भी नोटिस होगा, आपको उसे कंसीडर करना होगा, पॉजिटिव लेना होगा, नेगेटिव नहीं लेना होगा। कैसे आपको पता कि वो एडवर्टीजमेंट फेक है, एडवर्टीजमेंट इज नॉट जेन्युइन, एडवर्टीजमेंट इज फेक, आप नहीं कह सकते हो। तो इसलिए क्या करना होगा आपको, जो भी एडवर्टीजमेंट, जो भी नोटिस होगा उसे कंसीडर करना होगा, देन आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना, ये चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स और आपके सामने हैं, जैसे कंपेरिजन ऑलवेज रॉन्ग, कि कभी कंपेयर नहीं किया जाता। कंपेयर का मतलब है तुलना, जो तुलना करी जाती है वो हमेशा गलत होता है। जैसे मान लीजिए भारत की बात करें और अमेरिका की बात करें, तो भैया अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, और जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। तो इसलिए अमेरिका का और इंडिया का कंपेयर नहीं है उस पार्ट पे, तो इसलिए कंपेयर करना हमेशा गलत माना जाता है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में कंपेयर कभी नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि देखा होगा आपने, अक्सर हमारे घरों में हमारे पिताजी अक्सर हम लोगों को मतलब गार्जियन कहते रहते हैं कि देखो फलाने का लड़का, फलाने की लड़की ये क्वालिफाई कर ली, तुम नहीं कर पाए, तो कंपेयर करते हैं। कंपेयर कभी भी, चाहे आर्गुमेंट के पार्ट पे हो, चाहे कोर्स ऑफ एक्शन के पार्ट पे हो, जितना भी लॉजिकल रीजनिंग कॉमन को मिलेगा, कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ें सब में जो है क्या होंगी, अप्लाई होंगी। जो अप्रोच बता रहा हूँ आपको, ये कुछ रूल, कुछ ट्रिक जो है सब में जो है क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो कंपेयर नहीं करना, क्योंकि उसका अपना अलग आईक्यू लेवल है यार, जो एग्जाम क्रैक कर रहा है, जो भी कर रहा है, आपका अपना अलग आईक्यू लेवल है। लेकिन आपको फिलहाल अपने गार्जियन से कहना नहीं है कि नहीं कंपेयर करना गलत होता है, क्योंकि मार पड़ जाएगी। इसलिए मैं आपको एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ कि कंपेयर करना हमेशा गलत होता है, कंपेयर नहीं किया था, तुलना नहीं की जाती है। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एवरीवन हैज अ डिफरेंट बारकोड, यूनिक जो है टैलेंट होता है हर व्यक्ति के पास इस संसार में, तो इसलिए कंपेयर नहीं किया था। फिलहाल इस पार्ट में बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये चीज गलत माना जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, कुछ चीजें कॉमन है, उसको आपको समझना होगा। मैंने कुछ यहाँ पॉइंट में आपको, अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको पीडीएफ इसका दे दूंगा, ठीक है। आज मैं इसके रूल लेके आया हूँ कि रूल क्या होगा, इसका ट्रिक क्या होगा, कैसे हमें करना होगा। तो पहले मैंने आपको एक बार बता दिया कि हाँ लॉजिकल रीजनिंग पूरा क्या होता है। देखो ये बनाया गया एक्चुअली क्या होता है, पहले सोचना, एज्यूम करना। जो अजम्पशन होता है हमेशा स्टेटमेंट में छिपा होता है, पूर्व धारणा। अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया तो कुछ सोच के दिया, उसके पीछे का रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उस कथन के पीछे का कारण क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है। वैलिड रीजन पता करना है, इनवैलिड नहीं, वैलिड रीजन पता करना है कि स्टेटमेंट का वैलिड रीजन क्या है, उसका छुपा हुआ जो छुपा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो सोचना आपका जंक्शन हो गया, बातें करना, बहस करना, आर्गुमेंट हो गया, एक्शन लेना, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, उसका प्रभाव पड़ना, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, और उसकी वजह से जो भी चीजें निकल के आती हैं वो कंक्लूजन हो गया, परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये चीजें सामने निकल के आती हैं। तो ये पूरा पार्ट आपका लॉजिकल का है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहाँ पे स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। जो बंदा स्टेटमेंट देगा, अगर मैंने कोई बात कही तो आपको ये समझना होगा सर ने ऐसी बात क्यों कही, सर को अपने आप को एज्यूम करना होगा, ठीक है ना। कुछ चीजें अंडरस्टूड, मैंने कहा स्टेटमेंट का हिडन पार्ट, जैसे आपने मुझसे मांगा बाइक, तो मैंने मना कर दिया नहीं बाइक नहीं है, चूंकि इसमें बाइक में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं है। तो सीधी सी बात है, बाइक पेट्रोल से चलती होगी, चलती है, तभी तो सर बोल रहे हैं। तो ये आपको अंडरस्टूड है यार, बाइक पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल नहीं है, चलेगी कैसे, सीधी सी बात है। तो यही हिडन पार्ट है, मैंने बोला ना यही हिडन पार्ट है।
जैसे आपने कहा कि इंडिया मैच यार हार जाएगा, 500 टारगेट मिला, 2 विकेट जा चुका है, लेकिन धोनी आ गए, तुरंत आपके दिमाग में एजम्पशन नहीं, धोनी आ गए मतलब क्या पॉजिटिव है, मतलब इंडिया मैच जीत सकती है। लेकिन नेहरा आ गए तो हिडन पार्ट के अरे यार अब तो मैच हार जाएगी इंडिया, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं, समझना होगा। एडवाइस की बात करें, अगर यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नोट कर लेना पेन लेके, एडवाइस की बात की जाए, सजेशन की बात की जाए, तो ये भी इम्प्लिसिट होता है, भी ट्रू होता है, इसको भी कंसीडर किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को एडवाइस दोगे, अगर किसी से एडवाइस, मान लीजिए किसी डॉक्टर, आप राम ने श्याम को एडवाइस दिया, समझना, राम ने श्याम को एडवाइस दिया कि आपको एक अच्छे डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर से क्या करनी चाहिए, इलाज करानी चाहिए। राम ने श्याम से कहा कि आपको एक विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज करानी चाहिए। तो राम ने श्याम से समझ के कहा होगा कि राम की बात श्याम सुनेगा, यानी श्याम राम की बात सुन रहा होगा, तभी तो राम बोलेगा। दूसरी बात, अच्छे डॉक्टर यानी कि विशेषज्ञ डॉक्टर से जो है इलाज करानी चाहिए, मतलब अगर तो बात में वजन है, अगर मैं ये बोलता कि आपको जो है एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज करानी चाहिए, तो ये नेगेटिव होता है, अरे यार क्या बात कर रहे हैं यार, फर्जी झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के लिए बोल रहा है बंदा, नहीं समझेंगे, तो नेगेटिव। लेकिन एक आप सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, बढ़िया एडवाइस दे रहे हो, एक विशेषज्ञ से आपको जो है इलाज करानी चाहिए, तो इसका मतलब एक कंसीडर किया जाएगा, नहीं बंदे के बात में दम है और ये बात करी जा रही। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समझना होगा, अगर कोई बंदा किसी से बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और एक बंदा सुन रहा है ना, तो ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चंस क्या है, स्टेटमेंट है एवरीबडी लव्स रीडिंग एडवेंचर स्टोरीज, हिंदी में है हर कोई साहसिक कहानियों को पढ़ना पसंद करता है। स्टेटमेंट समझना, हर कोई साहसिक कहानियों को पढ़ना पसंद करता है। अब अजम्पशन क्या होगा इसका, यानी कि स्टेटमेंट आ गया हर कोई साहसिक कहानियों को पढ़ना पसंद करता है। अब आपका जो पूर्व धारणा ये आ गया, एडवेंचर्स यानी साहसिक कहानियां केवल पढ़ने की सामग्री है, समझिए, साहसिक जो एडवेंचरस स्टोरीज आर द ओनली रीडिंग मटेरियल, ठीक है। अगला है नोबडी लव्स रीडिंग एनी अदर मटेरियल, यानी कि कोई भी व्यक्ति और किसी अन्य मटेरियल से यानी और किसी सामग्री से को पसंद नहीं करता है। नोबडी लव्स रीडिंग एनी अदर मटेरियल, कोई भी व्यक्ति और कोई सामग्री, कोई पुस्तक पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता है। अगला क्या है कि जो एडवेंचरस स्टोरीज आर द ओनली रीडिंग मटेरियल, कि जो साहसिक कहानियां होती हैं केवल पढ़ने की सामग्री होती हैं। तो यहाँ बताइए स्टेटमेंट था हर कोई साहसिक कहानियों को पढ़ना पसंद करता है, ये स्टेटमेंट था। अब साहसिक कहानियां केवल पढ़ने की सामग्री है, ठीक है भाई, ऐसा कैसे केवल पढ़ने की सामग्री है, केवल ओनली आ गया, ध्यान देना ओनली आ गया, तो ओनली क्या करता है, गलत करता है, मैंने पहले बोला निगेटिव क्यों ले जाता है, कोई भी किसी अन्य सामग्री को पढ़ना पसंद नहीं करता, तो ये आप कैसे कह सकते हो, तो स्टेटमेंट से बाहर हो गया ना भाई। स्टेटमेंट दिया है कि हर कोई साहसिक कहानियों को पढ़ना पसंद करता है, बट यहाँ पे आ गया उसके अलावा, ऐसा बोला नहीं गया कि, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों गलत हो जाएगा, पहला भी गलत है, दोनों भी, यानी कि बोथ आर एक्सप्लिसिट या बोथ फॉल्स कह सकते हो, यहाँ पे इम्प्लिसिट नहीं होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट, इसका आंसर क्या होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट, ये आंसर होगा, ठीक है ना। अगला है आपका क्वेश्चन, स्टेटमेंट है रीड द नोटिस बिफोर एंटरिंग द क्लब, यानी कि क्लब में एंटर करने से पहले आप जो भी नोटिस पहले पढ़ें, क्लब में एंटर करने से पहले नोटिस पढ़ें। अजम्पशन है पीपल आर लिटरेट, क्लब इज नॉट फॉर ब्लाइंड पर्सन, भाई सीधी सी बात है, आप नोटिस अगर लगाएंगे तो सोच के लगाएंगे ना, जो बंदा होगा पढ़ेगा वो, तो लोग साक्षर हैं, बिल्कुल सही बात है, लोग साक्षर हैं तभी आप लगाएंगे, जहाँ पे अशिक्षित लोग होंगे वहाँ पे आप नोटिस नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात। क्लब अंधे व्यक्ति के लिए नहीं है, भाई अंधे व्यक्ति के लिए नहीं मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि अगर नोटिस लगा है तो भाई उसमें है क्लब में प्रवेश करने से पहले नोटिस पढ़ें तभी प्रवेश करें आप, तो अंधा व्यक्ति तो जो है पढ़ नहीं पाएगा नोटिस, तो कैसे फिर जा पाएगा, तो इसलिए उसके लिए नहीं है, दोनों सही यहाँ पे, बहुत ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, केवल 2 क्वेश्चन आज कराया हूँ क्योंकि आज रूल बताना था मुझे। अब नेक्स्ट क्लास जो लेके मैं आऊँगा, नेक्स्ट इसका क्लास रहेगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आज मैंने 2 क्वेश्चन केवल कराया है क्योंकि ताकि आप भूले ना, आपका प्रैक्टिस रहे। कुछ रूल यहाँ पे है, कुछ ट्रिक यहाँ पे है, ओनली, ऑल, है ना, होल, इस चीज़ों को नेगेटिव जो है साउंड देता है, ये नेगेटिव, केवल ऐसा आपको सकारात्मक पॉजिटिव कंसीडर नहीं करना, आपको नेगेटिव कंसीडर करना क्योंकि नेगेटिव साउंड देता है। ओनली हो गया, ऑल हो गया, एवरीबडी हो गया, नोबडी हो गया, तो इसको आपको क्या करना होगा, नेगेटिव जो है साउंड देता है, चूंकि नेगेटिव कंसीडर करना होगा। नेक्स्ट आपका है
आपका अजम्पशन स्टेटमेंट से रिलेट होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। जो बंदा इस स्टेटमेंट दे रहा हो उसी को अपने आप को कंसीडर करना होगा। मैंने कहा ना, जैसे किसी व्यक्ति ने आपने अपने घर पे अगर बोर्ड लगा रखा है कि अवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान, तो अगर कोई बंदा आता है तो उसको समझना होगा कि जो मालिक है वो सही बोल रहा है, इसलिए लगाया कुत्ता होगा और कुत्ता खतरनाक होगा इसलिए बोर्ड लगा है, तो उसे कंसिडर करना होगा। पास्ट और फ्यूचर को नहीं यहाँ पे रिलेट करना है, पास्ट में क्या था फ्यूचर में क्या था। भाई किसी एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते हो, बैठते हो आप, वहाँ पे लगा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। तो मान लीजिए अभी तो क्या इससे पहले यहाँ पे नकल होती थी। भाई मान लीजिए स्कूल आज अभी नया स्कूल सेटअप हुआ है, नया स्कूल बना है तो कैमरा लगा है, तो आप कह सकते यहाँ पे नकल होती थी इससे पहले, आप नहीं कह सकते। अच्छा नकल भी नहीं होगी अब कैमरा लगने के बाद, ऐसा भी अगर ऐसा होता तो फिर नकल वाली जो बात सामने आती है वो सामने आएगी ना कि देखो पेपर लीक हो गया, नकल हो गया, लोग चिट लेके बैठे हैं, ये हो रहा है। तो ये कहना कि पास्ट और फ्यूचर पर नहीं, आपको प्रेजेंट पे रहना है, ठीक है ना। और ऑन दैट टाइम जो चीजें चल रही है, उस समय जो हो रहा है उसको आपको कंसीडर करना होगा। पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या था, आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपका जो है स्टेटमेंट जो अभी होगा आपका अजम्पशन वो गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट टाइम मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आज का जो भी मैंने मेंशन किया था, फ्रेम किया था आप लोगों के लिए एक अच्छे ट्रिक रूल, ताकि आपको समझ में आए, आप इसे भूले ना। और आप जो है पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम है, वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप कहेंगे तो अगर कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्या कर दूंगा, पीडीएफ का लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लें इजीली, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि आप प्लीज़ मैक्सिमम जो है शेयर कीजिए, मैक्सिमम जो है सब्सक्राइब अगर आपने ना किया हो अभी तक तो आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन वहाँ पे क्लिक करके, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो और लाएं, ताकि मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को इससे। तो और अच्छे अच्छे वीडियो लाएं इस पार्ट पे और जो है आप लोगों के लिए, ताकि एग्जाम हमारा जो है आसानी से क्या हो जाए, क्रैक हो जाए। मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।